बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा के 59 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 60 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्यारे भाइयों हमारी वीडियो को लाइक लाजमन किया करें और शेयर भी किया कीजिए। और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में आपको स्टोरी जैसी लगती है वैसा ही कमेंट किया करें। आपके बेहद मशकूर रहेंगे। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। न जाने इस जुस्से में उसने कैसे इंस्पेक्टर तक तरक्की हासिल कर ली थी। वो सूरत ही से खराट और जहांदीदा आदमी दिखाई देता था। इसकी शर्ट पर नाम की पट्टी चस्पा थी जिस पर अंग्रेजी हरूफ में शोएब रजा लिखा था। ये तुम लोग पराई कुड़ी को किधर ले जा रहे थे? उसने बदसूर मेरी तरफ देखते हुए पूछा। साथ उसने रूमी को भी घूरा था। कुड़ी पराई जरूर है मगर हमसे मदद की ख्वाह भी है, मैंने जवाबन कहा। इस दौरान वो दोनों पुलिस वाले चीखती चिल्लाती पानों को बाजुओं से दबोचे सामने आ खड़े हुए थे। छोड़ दो मुझे, ये क्या बदमाशी है? बानो ने उनसे तेज लहजे में कहा। इसकी परेशानी और तशवीश इस वक्त की अजीब सी दलेरी और जोश में बदल चुकी थी। खामोश खड़ी रहे लड़की, इंस्पेक्टर ने उसे घूर कर कहा। यह वाकई बदमाशी और पुलिस कर दी है इंस्पेक्टर शोएब। बिलाखिर मैंने उसे नाम से मुखातिब करते हुए तेज लहजे में कहा। कानून के तकाजों को तुम जैसे लोग बदमाशी नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? वो तंजिया अंदाज में हंस कर बोला। हम जैसों से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या हम चोर उचक्के हैं? इस बार रूमी ने बारोब लहजे में कहा। मिस्टर, मैं रुमाना हूं, इंटरपोल इंस्पेक्टर रुमाना। यह हमारी शराफत है जो हम इस तरह कानून के इशारे पर रुक गए, मगर तुम अपनी धौंस अपने पास रखो मिस रुमाना, इंस्पेक्टर शोएब ने झटकेदार लहजे में कहा। इस वक्त मामला बड़ा नाजुक है। मैं तुम दोनों को इस लड़की के अगवा के जुर्म में गिरफ्तार भी कर सकता हूं, लेकिन राय दे देता हूं, लड़की हमें मिल गई, तुम अपना रास्ता नापो। फिर वो अपने महतहत साथियों से बोला, चलो ओए, इस लड़की को बिठाओ मोबाइल में। हरगिज़ नहीं, इन्होंने मुझे अगवा नहीं किया, अलबत्ता तुम लोग मुझे जरूर अगवा करने के चक्कर में हो। बानो ने चीख कर कहा। तुम एसपी रंधावा साहब से क्यों नहीं बात कर लेते सैफ? रूमी ने अचानक मुझे मशवरा देते हुए कहा। मैंने देखा कि एसपी सज्जाद रंधावा का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया था। मैंने सेल फोन निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाल दिया। अभी ठहर जाओ, तुम्हें किसी को भी फोन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अचानक इंस्पेक्टर ने तेज लहजे में मुझे सेल फोन निकालने से रोक दिया, लेकिन मैं सेल फोन अपनी जेब से निकाल चुका था। मोहतरमा डाली की रहायशगाह पर ही मैंने एसपी सज्जाद का फोन नंबर नोट कर लिया था। इस पुलिस गर्दी पर तुम बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर, मैंने उसे गुस्सीली नजरों से घूरते हुए तहदीद की। पुलिस को धमकी देने का मतलब जानते हो तुम? वो गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला और फिर तैश के आलम ही में अपने महतहतों से ताकमाना बोला। इन दोनों को भी गिरफ्तार करके मोबाइल में सवार कराओ, सेलफोन छीन लो इन दोनों से। पुलिस की वर्दी में उसकी यूं दीदा दिलेराना बदमाशी ने मेरे अंदर की यख बस्ता कैफियत को दो आदशा बना डाला। मुझे वाकई अपने हाथों पैरों में ठंड सी उतरती महसूस होने लगी, हत्ता कि मुझे बोलने का भी यारा नहीं रहा। मैं कोई छटा हुआ बदमाश या आजरी मुजरिम नहीं था, ना ही कोई जोशीला सा खुदाई फौजदार। मैं तो एक शरीफ आदमी और पेशे के लिहाज से डॉक्टर था, ना ही मेरा वास्ता कभी इस तरह के हालात से पड़ता रहा था। भला जिसे मरीज देखने ही से फुर्सत ना हो वो ऐसे बेरहमाना और नाइंसाफी के गर्दिशे चाल में फंस जाए तो इसका परेशान और तशवीश सदा हो जाना ऐन मुमकिन था। किसी यार दोस्त हत्ता के अजीज रिश्तेदार का भी यह मामला होता तो इन हालात की गर्द तक को भी ना छूता, मगर ये मामला तो सगे खून का था, मेरे अपने भाई का, जिसका बेरहमी से और बेगुनाह खून किया गया था। उसे टुकड़ों में बांट कर बखेर दिया गया था। इस हादसे ने मेरी साए की बदल डाली थी। मैं जिस आदमी की तरफ देखता तो यही गुमान गुजरता कि क्या खबर इसके सेहतमंद जिस्म में मेरे मासूम भाई आदिल का कोई अजूब भड़क रहा हो। यह हालत हो गई थी मेरी, और दुश्मन मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इन्हें नरखरों से भंबोड़ कर चबा डालूं, इन्हें इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दूं। बहुत सख्त पछताओगे तुम इंस्पेक्टर। मैंने पहली बार अपने अंदर की यख बस्तगी को बालाए ताक रखते हुए इस मोटे अफसर से चिल्लाकर कहा। यह वक्त बताएगा, जरा चलो थाने। वो तज़हीक अमेज अंदाज में यह कहता हुआ और हंसता हुआ सीट पर जा बैठा और दरवाजा बंद कर लिया। मेरे अंदर कुछ पकने लगा था। एक कलाव था
जो भड़क कर आतिश फशा बनने के करीब था। वक्त और हालात की भट्टी शायद मुझे अब कुंदन बनाने के अमल से गुजरने लगी थी। मुझे और रूमी को हथकड़ियां पहनाकर एक मोबाइल के पिछले हिस्से में सवार करा दिया गया और उसके बाद वो एक झटके से आगे बढ़ गई। मेरा ज़हन बुरी तरह चिल्लाया हुआ था। दुश्मन हमसे एक कदम आगे चल रहे थे। ऐसे में हर चाल और हर मंसूबा बंदी के नताज उलट निकलते हैं और वही हो रहा था। झाड़ियों वाले तालाब में जबरदस्त मारा मारी के बाद हमारा गुल बादशाह के यहाँ पहुंचना और फिर डाली वगैरह से मुलाकातें, इसके बाद एक मुश्तरका नए लाहे अमल के तहत बानों को लेने के लिए हमारा गुल बादशाह की रहाइशगाह से रवाना होना, जबकि वहां पहले ही ताज़ियत के बहाने से दुश्मन के मुखबर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने मुमकिन तौर पर हमारे आइंदा के मंसूबे की सुनगुन भी जरूर ली होगी। और फिर यह भनक पड़ते ही कि बानों को लेने के लिए हम रवाना होने वाले हैं, तो वो भी हमारे ताक़ुब में लग गए। फ़ोन पर उनका राब्ता भी जारी था, जिसके नतीजे में ताज और उसके दीगर मुसल्लह साथियों से मेरी 2 बार मुठभेड़ हुई थी। वहां भी दुश्मनों को धूल चाटनी पड़ी, मगर फिर वही हुआ। दुश्मन शतरंज के मोहरों की तरह ढाई घर की चाल चल रहा था और पांसा बदल बदल कर हमारी राह खोटी करने में लगा हुआ था। अबानों का राज अयां होते ही पुलिस का सहारा ले लिया गया था। कोई दुश्मन जानता था कि कहां हथियार से और कहां दिमागी चालों से लड़ना था। चुनाचे ऐसी सूरत हाल में मेरा झुंझला जाना गलत नहीं था। या यार पुलिस अफसर भी मुझे दुश्मनों ही का टाउट महसूस होता था, जिसे खूब डिक्टेशन देकर हमारे पीछे लगाया गया था। इसी सबब उसने हमें फोन करने से मना कर दिया था। न सिर्फ ये बल्कि बानों को अगवा के जुर्म में गिरफ्तार भी कर लिया था। बानों की हालत हमसे ज्यादा पतली थी। उसे पहला खौफ तो अपने बाप की तरफ से था, दूसरा ये कि अब शायद वो या तो अपने ही घर में उम्र भर के लिए नजरबंद कर दी जाती जब तक उसके बारे में कानूनी तौर पर कोई पोजीशन वाज़ेह नहीं हो जाती। बाद में उसके बारे में जो भी फैसला किया जाता तो यकीनन बानों के हक में किसी तौर पर भी बेहतर नहीं हो सकता था। अब बेचारी को एक अल्लाह ही का सहारा था या दूसरा हमारा, जबकि हम खुद बाप बचोला थे। देखना यह था कि पुलिस हमारे साथ क्या करने वाली थी। तारीख राहों में हमारा गुम हो जाने का भी खदशा अपनी जगह कायम था। भला किसे पता चलता कि हम कहाँ हैं और किन लोगों के हत्थे चढ़ चुके हैं। मोहतरमा डाली, एसपी सज्जाद रंधावा या गुल बादशाह, इन तीनों के तो सालों गुमान में भी नहीं हो सकता था कि हम दुश्मनों की बजाय वर्दी पोशों के हत्थे चढ़ चुके हैं। वो तो हमारी अचानक गुमशुदगी पर यही समझेंगे कि हम दुश्मनों के हत्थे चढ़ चुके हैं। सच्ची बात यही थी कि मुझे तो दुश्मनों की कैद से ज्यादा इन पुलिस वालों की कैद ज्यादा तशवीश में मुब्तला कर रही थी, क्योंकि कोई बाइद नहीं था कि हमें दरूने खाना ही दुश्मनों के हवाले कर दिया जाता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल के कानून में ऐसा ही तो होता है। थाना नजदीक ही था। हमें वहां तक पहुंचने में मुश्किल 10-15 मिनट ही लगे होंगे। थाना की इमारत ऐसी ही थी जैसी कि दूर दराज के देहातों में होनी चाहिए। पीली नीली सी मुस्ततील और कहीं कहीं कच्ची पक्की सी इमारत अहाता खासा वसी था। वहां एक जीप और 2 कंडम सी कारें खड़ी नजर आ रही थी। कुछ वर्दी पोश पुलिस अलर्ट खड़े थे। चंद एक सादा लिबास वाले भी इधर उधर आते जाते दिखाई दिए। इमारत के गेट के सामने दोनों मोबाइलें रुके और हमें नीचे उतारा गया। जिंदगी में पहली बार मुझे हथकड़ियां लगाई गई थी, जिससे शर्मिंदगी का एहसास अपनी जगह, मगर मेरी इज्जत नफ्स बुरी तरह मजरूह होती हुई महसूस हो रही थी। यकीनन रूमी का भी यही हाल था। तहम उसने मुझे आंख के इशारे से मना कर दिया था कि मैं अभी खामोश रहूं और बेचूचरा इस पुलिस इंस्पेक्टर का हुक्म मानता रहूं, जिस पर हमें शुबा होने लगा था कि वो हमारे दुश्मनों का रातब खोर हो सकता था। हमें अंदर लाया गया। बानों को इंस्पेक्टर अपने कमरे में 2 सिपाहियों के साथ ले गया, जबकि मुझे और रूमी को लाकअप कर दिया गया। यह खुली नाइंसाफी है। मैं सख्त एहतजाज करूंगा, नहीं छोड़ूंगा इस राशि अफसर को। हमें लाकअप करने और सलाखदार दरवाजे को ताला लगाकर इस सिपाही के जाने के बाद मैंने अपनी भड़ास निकाली तो रूमी मुझे सरगोशी में टोकते हुए बोली, आहिस्ता, यहां ऐसा मत बोलो अभी, वरना इस अफसर को मौका मिलेगा और वो कोई और घुल खिला देगा हमारे खिलाफ। मैं बुरी तरह तिल मिला कर रह गया था। फिर रूमी की तरफ देख कर पूछा, तुम्हें यह सब अच्छा लग रहा है? मैं डॉक्टर और तुम भी तो एक कानूनी इदारे से वाबस्ता हो। बिल्कुल सही कहा तुमने सैफ, वो सुकून से बोली। लेकिन कानून की बाज पेचीदगियां ऐसी होती हैं कि बस औकात अच्छा भला आदमी भी आर्जी तौर पर सही इनके सामने बेबस हो जाता है। आखिर जितने धड़ल्ले से ऐसी गैर कानूनी हरकत क्यों कर रहा है, वो भी हमारे साथ? मैंने कहा, क्या ये इंस्पेक्टर नहीं जानता कि बाद में इसकी भी पकड़ हो सकती है?
जबकि इसने हमारे मुंह से एसपी रंधावा साहब का भी नाम सुना और तुम्हारा तारुफ भी। रूमी मेरी बात सुनकर इस्तज़ाहिया अंदाज में मुस्कुराई और जहरीले लहजे में बोली, बानो बहरहाल एक मगविया लड़की थी। बेशक वो अपनी मर्जी से घर से भागी थी, मगर इसके बाप गौहर शाह ने अब तक के हकायक जान लेने के बाद उसे हमारे खाते में डाल दिया ताकि अपनी इज्जत भी बचा सके और हमारे गले में फंदा भी डाल दे। और अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या हम इसी तरह आराम से अपने गले में फंदा डलवाएं बैठे रहें? मैंने उसे घूरा, वक्त का इंतजार, देखें ये अब हमारे साथ क्या करता है। मुझे लगता यही है कि ये कोई डील करने की कोशिश करेगा, रूमी ने सोचने वाले अंदाज में कहा। मैं खामोश रहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक संतरी चैलेंज ज़दा फर्श पर डंडा बजाते हुए आया और लॉकअप का ताला खोलने लगा। हम दोनों खामोश होकर उसकी जानिब तकते रहे। चलो तुम दोनों को साहब ने बुलाया है, मगर ध्यान रहे कोई गलत हरकत नहीं चलेगी। उसने दरवाज़ा खोलकर हमें तहदीद भी कर डाली। हम तुम्हें गलत हरकत करने वाले नजर आते हैं, मैंने कदम आगे बढ़ाते हुए तलखी से कहा। गलत हरकत तो हमारे साथ की जा रही है। बाज मैं भी नहीं आया था, बाहर कदम रखते ही बुड़बुड़ाता रहा। इस दौरान रूमी ने मुझे पहलू में हल्का सा टहोका भी मारा था। मेरे बुड़बुड़ाने पर संतरी ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया था, शायद वो लाजवाब हो गया था। हमें इंस्पेक्टर के कमरे में उसके रूबरू ले जाकर पेश कर दिया गया। वहां वो अकेला ही अपनी कुर्सी पर विराजमान था। उसने संतरी को बाहर जाने का इशारा किया और फिर हम दोनों को अपनी मेज के सामने वाली कुर्सियों पर बैठने का कहा। इसका अंदाज अब कुछ पहले से बदला हुआ महसूस हो रहा था। रूमी ने शुक्रिया कहकर उसकी पेशकश कबूल कर ली और मैं भी होंठ भींचता हुआ उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं तुम दोनों से अगर मुआज़रत करता हूं तो तुम्हारे दिमाग में कहीं यह ख्याल ना उभरे कि मैं गलती पर था, और अगर सख्त रवैया अपनाता हूं तो बिला वजह की बदमजगी बढ़ेगी, इससे बात बढ़ेगी। इंस्पेक्टर ने ठहरे ठहरे लहजे में हम दोनों की तरफ तकते हुए ये कहा तो मुझे उसके बज़ाहिर मुआमला फहम लहजे में एक तरह की मुनाफकत की बू महसूस हुई। बानो कहाँ है इंस्पेक्टर? मैंने खड़ी हुई संजीदगी से पूछा। सबर। उसने हमसे मुखातिब होने के लिए दोनों हाथ मेज पर रख लिए थे और मेरे सवाल पर उसने अपने एक हाथ की उंगली उठाकर कहा, ज्यादा जोश दिखाने का कोई फायदा नहीं होगा डॉक्टर साहब। उसने मुझे नाम से मुखातिब किया था। मेरे अंदर हलचल मचने लगी। रूमी जो अब तक खामोश थी जल्दी से बोली, जी इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी बात समझ रहे हैं। अब हमसे क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ इतना कि इस मामले को इधर ही दफन कर दो। बानो जिस घर की इज्जत थी वो वहां पहुंचाई जा चुकी। हम आप दोनों को छोड़ देते हैं, पर ना देखा जाए तो आप दोनों पर बानो के अगवा का केस बढ़ सकता है। इसके मकरूर लहजे में छुपी हुई धमकी को मैंने साफ तौर पर महसूस कर लिया था। ठीक है, हमें मंजूर है। क्या अब हमें जाने की इजाजत है? रूमी एकदम बोली। मैं समझ रहा था कि रूमी क्या चाहती थी। अब दोनों जा तो सकते हैं, मगर इस वादे के साथ क्या अपने बानों का मामला कहीं नहीं उछाड़ना। उमानी खेज लहजे में बोला, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। महकमे में इस ज़िम्मन में रायत की काफ़ी गुंजाइश रखी जाती है। हमें भी आखिर इनके इलाके में नौकरी करना होती है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कड़वे लहजे में कहा। आगे तुम लोगों की मर्जी है, मैं कोई मिन्नत समाजत नहीं कर रहा तुमसे। हाँ, मामला फहमी की बात और है। ये कहते हुए उसने अपनी पुश्त दोबारा कुर्सी से टिका दी, गोया उसने अपना काम कर दिया था। मेरे अंदर का अलाव मजीद भड़कता जा रहा था, मगर रूमी ने मुझे सब्र बर्दाश्त का जो टहोका दिया था, उसने मुझे ये सब जहर पीने पर मजबूर कर रखा था। हम दोनों थाने की इमारत से बाहर आ गए। हमारी गाड़ी भी ये ले आए थे जो हमें सामने खड़ी नजर आ गई थी। मैं और रूमी इसमें सवार हुए। गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था। थाने के साल खोर्दा गेट से निकलते ही मैंने इसकी रफ्तार बढ़ा दी। बहुत जल्दी अपना टास्क निपटाया है इस खबीस ने, रूमी ने जला कटा तबसरा किया। दुश्मन बहुत सोचे समझे अंदाज में वार पर वार किए जा रहा है और हम अभी तक तारीखी का खोज नहीं लगा सके। उल्टा शिकार भी हाथ से गया, मैंने एहसास शिकस्त तले कहा। गाड़ी थाने से काफी दूर जा चुकी थी और अब हम सिंगल पट्टी की एक वीरान सड़क पर गामजन थे कि अचानक रूमी ने मुझे खबरदार किया। सैफ होशियार। क्या हुआ? एक गाड़ी को मैंने तेजी से सड़क पर नमूदार होते देखा है और अब वो हमारी जानिब तूफानी रफ्तार से बढ़ती चली आ रही है। रूमी ने अभी इतना ही कहा था कि गाड़ी की बाड़ी से झटाझट की आवाजें उभरी जिसने मुझे बुरी तरह बौखला दिया। फिर झनाकेदार धमाका हुआ और रूमी चीखी। गाड़ी की अकबी स्क्रीन एक धमाके से फटकर चिकनाचूर हो गई थी। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर बहका और गाड़ी पतली सड़क पर बुरी तरह ढोलने लगी। नीचे झुक जाओ सैफ, दुश्मन अकब से खामोश राइफल से गोलियां दाग रहे हैं।
میں نے غیر ارادی طور پر اس کی طرف دیکھا تو وہ جھکی ہوئی تھی اور اس کی سیٹ کے پیچھے سے دھوئیں کی لکیریں اٹھتی دکھائی دی۔ گولی کار کی عقبی اسکرین توڑتی اس میں گھس گئی تھی۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا، مگر ایسی صورت میں کار اور اس کی رفتار کو قابو میں رکھنا میرے لیے دو بار تھا۔ تاریخ ہوتا تو اور بات تھی، پھر بھی جان تو بچانا تھی۔ میں نے اس کی ہدایت پر جیسے ہی عمل کیا، اچانک ایک اور دھماکے سے ونڈ اسکرین بھی چکنا چور ہو گئی۔ اس کی کئی کرچیاں میرے سر، پیشانی اور کچھ چہرے سے بھی ٹکرائیں۔ نتیجے میں کار بے قابو ہو گئی۔ شاید متعاقب دشمن بھی یہی چاہتا تھا۔ کار سڑک سے اترتے ہی دائیں جانب کے کچے میں اتری اور الٹ گئی۔ شکر کا مقام تھا کہ رفتار کافی حد تک میں کم کر چکا تھا۔ کار نے قدر نشیب میں ایک ہی الٹنی کھائی تھی اور چھت کے بل ہو گئی۔ رومی چیخی تھی، جبکہ مجھے یوں لگا جیسے پوری دنیا گھوم گئی ہو۔ سیٹ بیلٹ اور کم رفتار کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ گرد و غبار کے برغولوں نے اندر ڈھیرا جما لیا اور ہماری حالت مزید ابتر ہونے لگی، مگر موت کے ہرکارے سر پر تھے اور بقا کا جذبہ ہم پر حاوی رہا۔ سیٹ بیلٹ سے جان چھڑاتے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد سے الٹی پڑی گاڑی کے اندر سے گھسٹ کر باہر نکلے۔ رومی کی طرف کا دروازہ نہیں کھل سکا تھا اور وہ سکڑ سمٹا کر کھڑکی سے ہی باہر کو غوطہ مار گئی تھی، جبکہ میری خوش نصیبی تھی کہ ایک ذرا سی دھکم پیل سے دروازہ کھل گیا اور میں باہر نکل پڑا۔ یہی وہ وقت تھا جب میرے کانوں سے کسی گاڑی کے قریب آنے اور تاکمانہ انداز میں کسی کے بولنے کی بلند آواز ٹکرائی، اس طرف چلتی، انہیں دیکھتے ہی گولیوں سے پھونٹ ڈالو۔ کچھ تھوڑا سا ہی دماغ پر زور دیا تو میں یہ آواز پہچان گیا، یہ جبار ماہی تھا۔ بھاگو رومی، وہ سرپران پہنچے ہیں، ورنہ خیر نہیں آج ہماری۔ میری آواز میں خوف نہیں بلکہ ایک جوش کی سی کیفیت تھی۔ ہم دونوں ہی گویا ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک طرف کو دوڑ پڑے۔ یہاں مٹی اور ریت کے ٹیلوں میں سوکھی شاخوں والے درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ہم ان کے اندر گم ہو گئے۔ یہ سب پلانٹڈ تھا۔ رومی نے میرے ساتھ دوڑتے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا، دوڑتے رہو، یہ وقت تبصروں کا نہیں ہے۔ میں نے بھی ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں کہیں ریت اور پھر کہیں بھر مٹی کے جا بجا گڑے نظر آ رہے تھے۔ مجھے تو یہ کھالے محسوس ہو رہے تھے۔ ہم انہی کے اندر اور کبھی ان کی بھول بھلیوں میں مڑتے اندھا دھند دوڑے جا رہے تھے۔ مجھے تسلیم تھا کہ رومی عورت ہونے کے باوجود اپنے دوڑنے کی رفتار برقرار رکھے ہوئے تھی۔ اس میں اس کی محکماتی تربیت کا بھی حصہ تھا، لیکن میرا معاملہ ذرا اور تھا۔ بے شک میں ایک توانا مرد سہی، مگر ایسے حالات میں یوں دوڑنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کی پریکٹس تو درکنار میں نے کبھی بھول کر ہلکی پھلکی جاگنگ بھی نہیں کی تھی۔ اسی سبب رومی مجھ سے آگے نکلی جا رہی تھی اور کبھی اسے میرا ساتھ دینے کے لیے اپنی رفتار ہلکی بھی کرنا پڑی تھی۔ اچانک ہماری ٹھٹکی اس سماعتوں سے گاڑی کے انجن کی آواز ٹکرائی۔ وہ تعاقب میں آ رہے، میں چیخا۔ آہستہ چلا کر بتانے کی ضرورت نہیں، رومی نے ہانپتے ہوئے ٹوکا۔ وہ دوڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اچانک ہی میں نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ تبھی وہ بولی، اس طرف۔ رومی نے ایک جانب اشارہ کیا، اسے شاید کچھ نظر آ گیا تھا۔ پھر جس جانب کی وہ مڑی تھی میں بھی بغیر دیکھے اسی طرف گھوما اور دوسرے لمحے ہم ایک اور گڑھے میں تھے۔ ایک چھوٹا نالا تھا جس کے کھالے کی چوڑائی 10-12 فٹ سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ اس کے دونوں کناروں کی بلندی تقریباً 4-5 فٹ ہی محسوس ہوتی تھی۔ تاہم کناروں کے دونوں سروں پر مزید 1-1.5 فٹ کے اونچے تیتیلے کراڑے بنائے ہوئے تھے، جس سبب ہمیں باہر سے کوئی اندر دوڑتا ہوا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ رومی نے اچھی جگہ ڈھونڈی تھی، شکر تھا کہ نالا خشک تھا، البتہ اس کی زمین کہیں کہیں نم ہونے کے سبب ہمارے پاؤں کہیں کہیں دھنس جاتے یا سلپ ہونے لگتے۔ گاڑی کی آواز کبھی ابھرتی کبھی ڈوب جاتی، شاید انہیں بھی کبھی مغالطہ ہونے لگتا تھا، مگر جلد ہی وہ دوبارہ ہماری تلاش میں درست سمت پر آ جاتے۔ اب تو ان کی گاڑی کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی اور قدرے قریب بھی آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نالا کہیں سے گھوم جاتا اور کہیں سانپ کی طرح بل کھانے لگتا۔ ہم نے سستانے کے لیے رکنے کے بجائے اپنی رفتار کم کر لی تھی۔ آگے ایک پلیا آ گئی۔ رومی نالے کی دیوار سے لگ گئی اور مجھے بھی یہی تقلید کرنے کا اشارہ کیا۔ پلیا سے کوئی نمودار ہو سکتا تھا۔ ہم رکے نہیں تھے اور کنارے کی دیوار سے پشت چپکائے آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ پلیا کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں اندھیرا تھا اور رومی نے اپنی پیش قدمی روکتی تھی۔ ہم اب نالے کی اندرونی پلیا والی دیوار سے پشت ٹکائے گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ صرف 5 منٹ، اس کے بعد ہمیں پھر آگے بڑھنا ہوگا، رومی بولی۔ مجھے بولنے کا یارہ نہیں رہا تھا، اسی لیے میں نے اسبات میں اپنا سر اوپر نیچے کیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے ارے بے اختیار میرے منہ سے یہ جملہ برآمد ہوا اور پلیا کے نیچے میں نے جس دیوار سے اپنی پشت ٹکا رکھی تھی وہ جیسے یک لخت اندر دھنستی چلی گئی اور میں خود کو سنبھالتے سنبھالتے اندر جا پڑا۔